सो AC अप्लाई टू प्योरली इंडक्टिव सर्किट देख रहे हैं हम लोग, और हमने एक इंडक्टर लगा लिया यहाँ पे। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है। कितना है इस इंडक्टर का इंडक्टेंस? L है। एल। और हमने यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई किया, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यस सर। हाँ सर। ओके, तो जैसे हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड होगा। इंडक्टर की तो खासियत ही होती है, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। हाँ। एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहाँ पे दो तरीके के वोल्टेज होंगे, एक तो जो हमने अप्लाइड किया है और एक वहाँ पे इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड हुआ है। और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कहता है कि पूरे लूप में टोटल वोल्टेजेस का सम हमेशा जीरो होता है। इज इट क्लियर? यस सर। सो V इक्वल्स टू माइनस E इक्वल्स टू माइनस V, और E इक्वल्स टू माइनस, या फिर एक काम करो, E की ये ले लो इधर, V इक्वल्स टू माइनस E कर लो, और यहाँ पे फैराडे का सेकंड लॉ लगाओ, डी फाई अपॉन डी टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फाई की जगह लाई रख सकते हैं हम लोग, एल बाहर आ गया, ठीक है। यस सर। सो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल डी आई ओवर डी टी। क्लियर है? यस सर। अब V की वैल्यू पुट करते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को? डी आई को अलग लिख लो, बाकी कांस्टेंट अलग लिख लो। समझ में आया? हाँ सर। बस मैंने डी आई को इस तरफ लिख दिया, कोई नया काम नहीं किया है। यस सर। वी जीरो अपॉन एल हो गया ये साइन ओमेगा टी। इसे इंट्रीगेट कर देंगे, डी आई का इंट्रीगेशन आई हो जाएगा, यस सर। और ये हो जाएगा वी जीरो अपॉन एल, साइन ओमेगा टी का इंट्रीगेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और चेन रूल के हिसाब से नीचे ओमेगा आ जाएगा। बायो वालों को ये नहीं पता रहता कुछ भी, मैं लिख देता हूँ ये बात। और वी ज़ीरो अपॉन माइनस ओमेगा एल, ये क्या लिख रहा हूँ मैं साइन ओमेगा टी का इंट्रीगेशन लिख देता हूँ अलग से बायो वालों के लिए। साइन ओमेगा टी का इंट्रीगेशन, अगर सिर्फ साइन थीटा का इंट्रीगेशन होता तो माइनस कॉस थीटा आता, लेकिन बिकॉज चेन रूल के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन में ये चीज़ मल्टीप्लाई में आती है, पर इंट्रीगेशन में ये डिवाइड में आ जाती है। आप सीधे सीधे ये हाँ याद सर। कर लो, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे प्लस एक सी आएगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं हम लोग, ठीक। यस सर। और उस सी की वैल्यू जीरो होगी, चाहे तो आप डेफिनेट इंटीग्रल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया ये? इंटीग्रेशन। सो आई इक्वल्स टू, मैं अच्छी तरह से रीशिफ्ट करके लिख लेता हूँ फॉर्मूले को, माइनस वी ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी आ गया, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कॉस की 1 होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, यानी कि जो मैक्सिमम करंट होगा यहाँ पे ये आ जाएगा इतना, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी ये, करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। कॉस की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पे तब, ओके। यानी सर कि यहाँ आई नॉट क्या होता है? आई नॉट मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई मैक्स भी लिख सकते हो तुम। यस। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो वोल्टेज की इक्वेशन जो है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि करंट की इक्वेशन है माइनस कोसाइन थीटा। तो यानी कि यहाँ पे करंट 90 डिग्री पीछे है। याद करो लास्ट टर्न पे अपन ने सर्किट देखा था, उसमें करंट 90 डिग्री आगे था कैपेसिटिव सर्किट में, यहाँ पे करंट 90 डिग्री पीछे है। वोल्टेज का ग्राफ ये बनेगा, लेकिन करंट का ग्राफ नीचे से आएगा।
ठीक है। यस सर। हाँ सर। तो ये फेजर डायग्राम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? फेजर डायग्राम। ये किसका फेजर। ग्राफ है? वोल्टेज का, टिपिकल साइन कर्व। और ये किसका ग्राफ है? करंट का। नीचे से क्यों आया ये ग्राफ? क्योंकि माइनस को साइन ग्राफ है, प्लस को साइन होता तो ऊपर से आता। यस सर। ठीक है। तो दोनों के बीच में हाँ फेज सर। डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। और कौन आगे है? करंट की वोल्टेज? वोल्टेज। वोल्टेज। यहाँ वोल्टेज आगे है, वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। करंट पीछे है। तो ये एक लैगिंग सर्किट है, क्योंकि सर्किट को हमेशा वोल्टेज के बेसिस पे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो ये एक लैगिंग सर्किट है, जबकि कैपेसिटिव सर्किट लीडिंग सर्किट था। ओके। यस हाँ सर। सर। तो लास्ट टर्म पे हमने जो बात खत्म की थी, वो तुम्हें अगर यही नहीं याद है तो खेल हो जाएगा। याद तो है ना सब कुछ? कौन सी बात? सारी इक्वेशंस जितनी भी हमने पढ़ी थी लास्ट टर्म पे। ऐसा मत बोलना कि नहीं है याद, खेल हो जाएगा नहीं तो पूरा। अरे बोलो, लास्ट टर्म की इक्वेशंस याद नहीं है? सर कौन सी? सारी की सारी? मैक्सिमम करंट की इक्वेशन। लास्ट टर्म पे मैक्सिमम करंट क्या था फॉर कैपेसिटिव सर्किट? कोई नहीं बोल रहा, क्या बात है? पढ़े नहीं लास्ट टर्म पे? तैयार नहीं किया। तभी मैं कह रहा था कि पढ़ लो, आज पूरा खत्म कर लो। नहीं पढ़े, समझ गया मैं। यस सर कहा तो याद नहीं किया। लास्ट टर्न पे आप ही हमने बता। करंट की जो इक्वेशन पढ़ी थी वो थी आई नॉट इक्वल्स टू, बोलो क्या थी? कॉस ओमेगा टी। कॉस तो थी, ये वाली नहीं याद है? चलो मैं थोड़ा पता नहीं। मैं याद दिला देता हूँ। तुम लोग कहाँ सर रिवर्स। ये याद है? लास्ट टर्न पे अपन ने v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, हाँ याद है? यस फिर q इक्वल्स टू सी वी किया था, हाँ सर। फिर डी क्यू अपॉन डी टी निकाला था अपन ने आई करके, तो इसको डिफरेंशिएट हाँ कर दिया था। ये याद आया? कुछ याद आ रहा है? यस कुछ सर। कुछ। हाँ, फिर यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था। यस सर। फिर ये बाहर लिया था, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया था तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया था। हाँ ठीक है। इसको मैक्सिमम करंट हाँ। लिखा था अपन ने। हाँ मैं यही पूछ रहा था, मैक्सिमम करंट की इक्वेशन याद है कि नहीं? याद है। नहीं याद है ओके सर। सर। ठीक है, मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ इस इक्वेशन को? बोलो, आप लोगों की आज्ञा हाँ होगी। सर। ठीक है, आ गया सर। ओके। तो मैं इस इक्वेशन को अब डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। आई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा। वी नॉट ओमेगा सी। ठीक है। हाँ सर। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। हाँ सर। अगर इसे कंपेयर करो ओम्स लॉ से, v इक्वल्स टू आई आर से, तो देखो v की जगह v है, टिपिकल v की जगह v है, i की जगह i हाँ है, सर। पर रेजिस्टेंस की जगह हाँ। क्या है? ओमेगा। 1 अपॉन ओमेगा सी। हाँ। रेजिस्टेंस की जगह क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन ओमेगा सी। यानी कि जो लास्ट टर्म पे अपन ने सर्किट पढ़ा था, कैपेसिटिव सर्किट, कौन सा सर्किट पढ़ा था? कैपेसिटिव। कैपेसिटिव। उसमें रेजिस्टेंस नहीं था, अपन ने तो कैपेसिटर लगाया था, रेजिस्टेंस थोड़ा लगाया था। लेकिन एक फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और वो फैक्टर कितना है? 1 अपॉन ओमेगा सी। ये रेजिस्टेंस की जगह पे काम कर रहा है। हाँ सर। रेजिस्टेंस की जगह पे यही फैक्टर तो आ रहा है ना।
तो इस फैक्टर को, कैपेसिटिव सर्किट के इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू 1/ओमेगा c। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। यूनिट इसकी वही होगी जो रेजिस्टेंस की होती है, ओम। काम भी इसका वही होगा, करंट को रोकना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। और इसको डिनोट करते हैं Yes, sir. XC से। XC से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं? एक्ससी। XC. और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा होगा इसकी वैल्यू। यस सर। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा। ज्यादा होगी। तो अगर तुम एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा एक। ठीक है, हाँ सर। अच्छा अगर डीसी करंट देखें हम लोग, फॉर डीसी कैसा? मार्वल की डीसी। मार्वल तो अगर हम डीसी। डीसी करंट देखें तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, उसमें तो कोई साइकिल्स होती नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, उसमें तो हाँ, सीधे सर। ये तो एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो डीसी करंट हाँ, की सर। फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्सी कितना हो जाएगा उसके लिए? इनफाइनाइट। ये बहुत हाँ, फेमस सर। क्वेश्चन है। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, क्योंकि कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी के लिए, तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। वैसे भी हम जानते हैं अगर हम यहाँ पे बैटरी लगा दें तो बैटरी में चार्ज यहाँ पे रुक जाएगा, आगे थोड़ी देर बाद आगे फ्लो ही नहीं करेगा। तो बैटरी हाँ, लगा सर। देंगे तो चार्ज रुक जाता है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों फ्लो करता रहता है? क्योंकि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है वो। हाँ सर। मैंने यहाँ पे AC नहीं लगाया तो भी मैंने सॉल्व कर दिया, तुम समझ गए थे। और बहुत होशियार हो तुम लोग। डीसी तो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, AC क्यों फ्लो कर जाएगा? सर क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्योंकि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो याद रखना कैपेसिटर ब्लॉक क्या? डीसी। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि कैपेसिटर डीसी को क्यों ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। हाँ तो आप ऐसे कहना वो सीधे सीधे जाता है, ऐसे यूं गुज 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 गुज, दुग 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 से infinite हो दुग जाता है। दुग 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 दुग, और यहाँ आके रुक जाता है। और एसी दुग क्यों दुग चला दुग। जाता है? एसी इसलिए चला जाता है, वो ऐसे जाता है उछल उछल के, तो यहाँ से उछल के निकल जाता है। लॉन्ग जंप, हाई जंप दोनों चीजें करता है। सर ये तो अमीबा बन गया। तुम्हें ये समझ में आ गया? वो छोड़ो। डीसी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। यस सर। समझ में आई ये बात? तो इस सर्किट के रेजिस्टेंस को, कैपेसिटिव सर्किट के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नहीं बोल वही पा रहे तो तो कम सर। से कम कोशिश तो करो। गलत सर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सर बच्चा थोड़ी हूँ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सर। अरे गलत लग गया पेज, गलत लग गया पेज। ओके, अब तो और गलत लग गया। अरे यार क्या हो रहा है ये? ओके, अरे यार तुम भी सर ये कमाल करते हो जी। हाँ नहीं तो गुस्सा आ जाती है फिर। हटाओ, सही लग गया। चलो अब देखो, फॉर इंडक्टिव सर्किट अभी अभी हमने सीखा। ये चैप्टर बहुत आसान है, तुम्हें टफ लगने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ फॉर्मूले आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, डेरिवेशन। लेकिन बस एक बार Yes. सिखाना पड़ रहा है, बस एक बार।
अभी देखना, मैं बस एक वर्ड याद कर लो, LOC कारगिल। क्या वर्ड याद कर लो? LOC कारगिल। एलओसी कारगिल। एक मिनट रुकना। सर वो LCR हेलो, यूज करोगे क्या? नमस्कार। मैंने अंशुल बोल रहा है, अंशुल। 8 साल पुराने स्टूडेंट, 9 साल हो तुम, नहीं फर्स्ट बैच के हो तुम, सेकंड बैच के हो तो सोचो, थोड़ी सी आवाज़ में तो लगता है पहचानने में। अंशुल मैं बैच ले रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है सर। अब तो तुम्हारी MBBS का वो डॉक्टर बन गए हो गए अब तो तुम। नहीं MBBS कहाँ कर रहे थे तुम? हम तो साइंस कर रहे थे ना, पीएचडी चल रही है। PhD चल रही है, ठीक है, मैं थोड़ी देर से लगाता हूँ तुम्हें। ठीक ओके। हाँ ठीक। फॉर इंडक्टिव सर्किट, क्या बोल रहे हैं हम लोग? इंडक्टिव सर्किट। तो मैंने अभी अभी तुम्हें एक फॉर्मूला बताया इंडक्टिव सर्किट के मैक्सिमम करंट का, V0/ओमेगा L। हाँ देखो ये रहा। हाँ तब सर। मुझसे दिव्यांश ने कहा था क्या मजाक करते रहते हो, क्या बकवास बताते रहते हो, तो मैंने कहा था बेटा माफ कर दो, मैंने मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला बताया, लिखना भूल गया, तो मैंने दोबारा लिखा I मैक्स, लिखा कि नहीं? हाँ सर। तो I मैक्स इक्वल्स टू क्या था? V मैक्स/ओमेगा L। हाँ सर, मैक्स। कंपेयरिंग फ्रॉम ओम्स लॉ, फिर से कंपेयर करो ओम्स लॉ से। हाँ सुनो, देखो ध्यान से सुनो, अभी तुम्हें लग रहा होगा चल क्या रहा है, ये क्या मजाक से चल रहा है। सो कंपेयरिंग बाय ओम्स लॉ, I इक्वल्स टू V/R। हाँ तो इस सर्किट में भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ना, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है इसमें। हाँ तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ। उसको क्या बोलते थे हम पिछले बार वाले को? कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये किस सर्किट का रेजिस्टेंस है? इंडक्टिव सर्किट का, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का। और अगर ग्राफ प्लॉट करने को आएगा फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट होगा इसमें, क्योंकि यहाँ हाँ डायरेक्टली सर। प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के साथ। ओमेगा हाँ इक्वल्स टू 2 सर। पाई एफ होता है। हाँ सर, होता है। ठीक है, सुन रहे हो तुम लोग? हाँ सर। सर Yes, 2πf क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी ना? एफ फ्रीक्वेंसी होती है, 2 पाई कुछ नहीं होता, 2 पाई कांस्टेंट होता है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब देखते हैं AC अप्लाइड टू। मैं शॉर्ट में ख़त्म करूं तो ये लास्ट टॉपिक है, नहीं तो लंबा चलाऊं तो बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। बोलो। सर LCR सीरीज क्या है? अब LCR ले लेता हूं मैं डायरेक्ट। रेजोनेंस सर। इसी में आएगा ना, LCR में तो आएगा। और जनरेटर ट्रांसफार्मर। जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर इसी में आएगा ना, खत्म हो जाएंगे टॉपिक। ले सर लूं? पावर इन AC सर्किट हो गया। भाई हो इसी में गया। आएगा सब कुछ, ओह सॉरी सॉरी। इसी के नोट पॉइंट है वो सब। ठीक है, बताओ क्या करूं? Yes, मैं अलग अलग लेके चलूंगे, एक में खत्म कर दूं सारे टॉपिक? आपकी मर्जी सर। एक साथ ले लेता वैसे हूं, भी अगर आप तुम्हें दिक्कत आएगी तो बता देना मुझे, बात समझ में नहीं आए तो। 9:30 तक तो कहा ही रखा है आपने। क्या? आपने कहा नहीं 9:30 तक होगी क्लास। नहीं होगी, अभी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर से। छोटा कर थैंक दिया, यू सर। छोटा कर दिया तो टॉपिक सर में। सर एक साथ ही ले लो। अरे वो एक साथ लेना कुछ नहीं होता, मैं तो अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो, हाँ सर। LCR, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, अब मैंने रेजिस्टेंस। तीनों ले लिए और यहाँ पर लगा दिया एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या है? ये है, यहाँ मैंने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, हाँ सर। कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस हो जाएगा तो मैंने इसको बोल दिया VL, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टिव सर्किट। कुछ वोल्टेज इसके हाँ। अक्रॉस हो जाएगा, मैंने बोल दिया VC,
कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस हो जाएगा, उसको मैंने बोल दिया वी आर। हाँ और ओम्स लॉ से वी एल इक्वल्स टू आई एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलते हैं अपन, एक्सएल। हाँ यहाँ वाले को क्या बोलते हैं अपन, एक्सी। एक्सी। और यहाँ वाले को क्या बोलते हैं अपन, आर। इसे तो पता ही होगा, वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। हाँ हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला सर्किट कौन सा पढ़ा था ना, सबसे पहले शुरुआत की थी जब, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, हाँ सेम हाँ फेज में थे। हाँ यस सर। सर। जिस तरफ करंट था उसी लाइन पे क्या था, वोल्टेज। हाँ यस सर। ठीक है। सपोज हाँ करंट की लाइन ये हरी वाली है, हरी लाइन करंट की है, दिख ही नहीं रहा सर। हाँ दिख गई। ये हरी लाइन किसकी है, करंट की। करंट। तो वी आर और आई तो सेम फेज में थे, यस ठीक है। सर। कैपेसिटिव सर्किट में ये आगे था, करंट आगे था। और ये हाँ सर। यस सर। और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे था। तो ध्यान से देखो, एल आई सी कारगिल नहीं बन गया, एल आई सी कारगिल या एल आर सी कारगिल, एल आर सी कारगिल नहीं बन गया ये। कारगिल। अरे एल ओ सी कारगिल मूवी थी ना, ऐसी एल आर सी याद कर लो। कारगिल कहाँ है सर? अरे मूवी का नाम था एल ओ सी कारगिल, लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल, ऐसी नाम याद कर वो लो। तो पता है सर, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। इससे नहीं, बड़े तो यहाँ सर नहीं। LIC है। वैसे एल आई सी भी तो होती है एक, हाँ सर होती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हाँ सर होती है सर। वो याद कर लो चाहे। सर वही करेंगे। दोबारा से रीजॉइन कर लो, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। ओके, सो ये देख रहे हो ना तुम लोग, एल आई सी कार, एल आई सी देख रहे हो ना तुम लोग। बोलो। अब यस सर। तो कैपेसिटिव सर्किट में कौन आगे है, करंट। तो लीडिंग सर्किट होता है, करंट के बेसिस पे सर्किट डिफाइन करते हैं हम लोग। करंट अहेड ऑफ वोल्टेज बाय 90 डिग्री। देखो कैपेसिटिव सर्किट में ये, बोलो। हाँ सर। और इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे है, वोल्टेज। करंट पीछे है, तो ये लैगिंग सर्किट है, करंट के बेसिस पे डिफाइन करना है आपको, ठीक है। हाँ सर। और रजिस्टिव सर्किट में तो सेम फेज में है, ठीक है। यस सर। ये बात याद है, मैंने तुम्हें ये बताया था लास्ट टर्न पे कि करंट और वोल्टेज यहाँ पर
हम लोग फेज़र से शो करते हैं, और फेज़र हमने इसलिए बना रखा है, क्यों बना रखा है हमने फेज़र? ये शो करने के लिए कि किसकी वैल्यू कब मैक्सिमम हुई है। याद है ये बताया था मैंने, पूरा घुमा के बताया था। हाँ सर बताया था। अब तुम एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ना तो करंट वेक्टर क्वांटिटी है ना वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी है। ना तो करंट वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी है। सुनते नहीं है यार। ना तो करंट वेक्टर क्वांटिटी ना वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, Yes, sir. लेकिन हमने उनको रोटेटिंग वेक्टर्स मान लिया है ताकि उनके बीच के फेज रिलेशनशिप को शो कर सकें। तो उनको रोटेटिंग वेक्टर मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। यस Yes, सर। sir. याद रखना, ना तो करंट वेक्टर क्वांटिटी थी ना वोल्टेज, लेकिन उनके बीच में हम लोग क्या मान के चलते हैं? ए राम, ये लल्ला, Quantity। हाँ, क्या मान के चलते हैं? Phase वेक्टर relation. क्वांटिटी मान के ही चलते हैं हम इनको, ताकि उनके बीच के फेज रिलेशनशिप को शो कर सके। अब मान लो हमने सर्किट में तीनों एलिमेंट लगा दिए, तो अब ये वेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देखना है। अब हमें क्या देखना है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये किसका रिजल्टेंट शो करेगी? वी एल माइनस वी सी का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। हाँ सर। और फिर ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगा दें तो पाइथागोरस से आप ये निकाल सकते हो कि ये लाइन किसको शो करेगी? कंप्लीट रिजल्टेंट को। और इस लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा? Under root. V इक्वल्स टू अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का होल स्क्वायर हाँ, अंडर सर। रूट। और वी एल की जगह अपन आई एक्सएल लिख सकते हैं। आई एक्सएल, आई एक्ससी लिख सकते ना ये। Yes, sir. तो आई को हाँ, अगर सर। बाहर ले लें तो ये बचेगा ना, देखो अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मिलेगा? Yes, sir. सुन ही नहीं रहे तुम लोग। ये मिलेगा ना? हाँ सर। यस सर। अब इस फॉर्मूले को फिर से ओम्स लॉ से कंपेयर करो, V इक्वल्स टू आई आर को। तो तुम देखो यहाँ पर ये जो अटरम सटरम बना हुआ है, ये फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ सर। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस ये कहलाता है इम्पीडेंस। और इसको डिनोट करते हैं लेटर जेड से। तो ये एलआरसी सर्किट का रेजिस्टेंस है। बोलते क्या है इसको? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। यूनिट उसकी वही होगी, वही। ओम। काम भी इसका वही होगा, रेजिस्टेंस। ये एलसीआर सर्किट का क्या है? रेजिस्टेंस। Incident. ठीक है। Resistance. और Yes. इसके अपोजिट को हम बोलते हैं एडमिटेंस। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, वैसे इसके अपोजिट को बोलते हैं एडमिटेंस। हाँ सर। कुछ समझ में आया? आ गया। और ये जो अंदर बन रहा है तुम्हें, ये जो ट्रायंगल सा बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, हाँ। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। हाँ सर। क्या बोलते हैं इस ट्रायंगल को? इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल। ट्रायंगल। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ये अंदर। हाँ सर दिख रहा है। अब ये हो गया अपना रिजल्टेंट वोल्टेज। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज इस करंट के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा,
यानी कि कुछ फेज एंगल होगा इसका। तो फेज एंगल कितना होगा? पाई। फेज एंगल को हम tan फाई की टर्म्स में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट्स द परपेंडिकुलर? VL माइनस VC, एंड व्हाट इज द बेस? VR. So it's VL minus VC upon VR, and VL is Yes, IXL sir. minus IXC upon IR. I से I कैंसिल हो गया, सो tan फाई कितना हो जाएगा? XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है। हाँ सर। और जब हम इसमें cos फाई निकालते हैं, क्या निकालते हैं? cos फाई। उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? पावर फैक्टर। और So फैक्टर। what's the power factor? Cos phi. Cos phi क्या हो जाएगा? Base upon hypotenuse. So base is हाँ what? सर। Base is VR. Hypotenuse VR. is the resultant voltage. ये हो जाएगा IR, और ये हो जाएगा I अंडर रूड VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर। I से I कैंसिल, तो cos phi इक्वल्स टू हो जाएगा R अपॉन दिस, या इतना पूरा लिखने के बजाय सीधे लिख दो क्या? Z. Z। Z। ये एक्सेल हो जाएगा, या तो ये पूरा लिखो, या इसकी जगह सीधे सीधे R बाय Z कर दो। ठीक है, यस सर। कुछ समझ में आया? हाँ तो सर। पावर फैक्टर एक और बार बता दो cos फाई को बोलेंगे हम पावर फैक्टर। सर। ये एंगल मतलब रिजल्टेंट और बेस के बीच का है। बेस और रिजल्टेंट का रेशो। ओके सर। हालांकि पावर फैक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपने उसमें नहीं है इतना, इसलिए मैंने ज़्यादा उसको डिटेलिंग में दिया नहीं। अच्छा टॉपिक है पावर फैक्टर। इसके ऊपर मैं कहानी भी सुनाऊंगा, एक बार ख़त्म हो जान दो सब, बढ़िया कहानी सुनाऊंगा, मज़ा आएगा तुम्हें। एक पैसे वाली कहानी सुनाऊंगा अच्छी। तो ये सब बातें समझ में आ गई यहाँ तक। अब मैं ये कह रहा था कि होता क्या है, ऐसे करके भी लोग पढ़ाते हैं। पहले LC सर्किट ले लेते हैं, R हटा देते हैं। तो जब R हटा देंगे ना, तो ये जहाँ जहाँ पे R लिखा हुआ है, R वाली चीज़ें वो हट जाएंगी। तो उस केस में इम्पीडेंस का फॉर्मूला आएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और कभी कभी क्या करते हैं, L हटा देते हैं, यानी कि 3 अलग अलग सर्किट पढ़ाए जाते हैं, LC, RC और LR सर्किट, और फिर लास्ट में समझाया जाता है LRC सर्किट। तो मैंने तुम्हें इकट्ठा LRC सर्किट बता दिया। अगर मान के चलो LR सर्किट की बजाय LRC सर्किट के बजाय मान लो LR सर्किट आ जाए, तो आप सीधे ऊपर के 2 लाइनें बना देना, C वाला गायब कर देना, इसमें रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। सर LC ऑसिलेशन क्या होगा? अरे आगे की बात क्यों कर रहा, पहले यहाँ की बात करो, जो समझ में आया तुम्हें कि नहीं। आ गया। ये बात समझ में आई कि मैं तीनों ना बता के मैंने अलग अलग मैंने इकट्ठा बता दिया। हाँ सर आ गई। Yes, sir. तो कोई दिक्कत होगी क्या उसमें? नो sir. सर। मान लो मुझे कहीं LR का- सर्किट का इम्पीडेंस चाहिए, LR सर्किट का इम्पीडेंस। वैसे इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और अगर LR सर्किट का इम्पीडेंस है ये, तो क्या हो जाएगा? XC वाली चीज़ हटा दो, ये हो जाएगा सीधे सीधे। Yes, sir. यस सर आ गया सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया। दिव्यांशा को नहीं आया? सर आ गया, बोल दिया। ओके, अब अपन सुनेंगे 1 2 3 12 नोट कहानी। पॉइंट्स और हो जाएगा चैप्टर खत्म। 12 नोट पॉइंट्स कितने? सर 12 12। नोट कम समझे हैं क्या? नहीं, अभी खत्म करें आज। 12 नोट पॉइंट्स सुनो, ठीक है। पहला नोट पॉइंट, इम्पीडेंस पैराडॉक्स। पहला नोट पॉइंट क्या है? इम्पीडेंस पैराडॉक्स। ये क्या होता है? देखो, अगर तुम मेन वोल्टेज मान लो 500 वोल्ट लगाओ, मान लो कितना लगाओ?
500 वोल्ट। और तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तुम्हें सारी वैल्यूज दी हो ना, तो कुछ ऐसा आता है, यहाँ 300 आ जाता है, यहाँ मान लो 200 आ गया, यहाँ मान लो कुछ भी मान लो 200 आ गया, ऐसे आ जाता है। और जब तुम ये तीनों जोड़ोगे 300 200 200 तो ये 700 होगा, जबकि नीचे तो 500 है। यस हाँ सर। सर। तो इस बात को बोलते हैं इम्पीडेंस पैराडॉक्स। और ऐसा क्यों होता है इस इम्पीडेंस पैराडॉक्स, ये ऐसा भ्रम क्यों दिखाई देता है हमें? क्योंकि तीनों वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते ना, ऐड ही नहीं होंगे एक साथ कभी। ये तीनों वोल्टेज सेम फेज में है ही नहीं, एक ही साथ नहीं है ना, एक ही लाइन पर नहीं है, सेम फेज में नहीं है, इसलिए वो ऐड नहीं होते। तो इम्पीडेंस पैराडॉक्स क्या कहता है कि तीनों का एडिशन किसका? VR VC भी इंडक्टेंस, वो कैपेसिटेंस वो और हमेशा रेजिस्टेंस। मेन वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या Yes, लिखोगे? sir. रीज़न क्या होगा इसका इम्पीडेंस पैराडॉक्स का? values of them are different. नेवर इन सेम फेज। ये सेम फेज में नहीं होते, इसलिए Access डाल दें तो क्या access क्या बोल रहा है ये? तीनों सेम फेज में कहाँ हैं? yes sir. एक्सेस, हाँ, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में, और दो वाई में, एक प्लस वाई एक माइनस वाई में। सेम फेज में कहाँ है? यस सर। सेम फेज में होंगे तभी जुड़ेंगे। Yes sir. वेक्टर जब एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होते हैं वो हमेशा, ये ऐड हो ही नहीं रहे, ठीक है। यस सर। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट के वोल्टेज को बराबर कर दूं, यानी कि आई एक्सएल को आई एक्ससी के बराबर कर दूं, हाँ सर। आई एक्सएल किसके बराबर कर दूं? मतलब अगर एक के आई अक्रॉस इसके अक्रॉस 50 वोल्ट है तो इसके भी अक्रॉस 50 वोल्ट कर दूं, ठीक है। हाँ कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी बनाओ कि दोनों के अक्रॉस 50 वोल्ट हो जाए। तो इस कंडीशन में आई से आई कैंसिल, एक्सएल की जगह अभी हम बताया था ओमेगा एल लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो हाँ, ओमेगा सर। स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एल सी हो जाएगा। हाँ सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, यही होगा। तो 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 एल सी, या ऐसे लिखो, हाँ सर। या ऐसे लिखो, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC हो जाएगा। Yes sir. सर। तो 2 पाई एफ इक्वल्स टू 1/√LC हो जाएगा। हाँ सर। एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाई √LC। हाँ सर। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस सर। और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है तो ये दोनों वोल्टेज बराबर होते हैं, और इस समय पे बड़े अजीब अजीब सी बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नोट पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, पक्का आएगा क्वेश्चन इसका। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी उस टाइम पे क्या क्या होगा? VL VC के बराबर हो जाएगा, हाँ सर। XL XC के बराबर हो जाएगा, हाँ सर। और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस एक्स R आर square। स्क्वायर। तो सीधे सीधे R रह जाएगा ना इम्पीडेंस। हाँ सर।
Yes, sir. अगर इम्पीडेंस आर रह गया और फेज एंगल क्या हो जाएगा? 0. 0, यानी कि रिजल्टेंट वोल्टेज उसी लाइन में आ जाएगा जिस लाइन में करंट है, तो ये बिहेव करेगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। किसकी तरह Yes, बिहेव sir. करेगा? प्योरली रजिस्टिव सर्किट के। क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट ही बन गया, खत्म हो गया, एक्सल ने एक्सी को निपटा दिया। ये एक्सल माइनस एक्सी 0 हो गया ना। हाँ सर। तो Yes, sir. सर्किट बिहेव्स एज बताओ कैसा? Purely प्योरली resistive. रेजिस्टिव सर्किट। अरे सुन रहे हो? हाँ सर। सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और इस टाइम पे जब तुम करंट निकालोगे, बिकॉज करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और इस सर्किट का रेजिस्टेंस है इम्पीडेंस। V/Z। लेकिन अब तो ये हो गया V अपॉन आर। हाँ एट रेजोनेंस यही तो हो गया है। हाँ सर। तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम V अपॉन आर, क्योंकि एक्सल एक्सी वाली चीज़ें तो सब खत्म हो गई ना। तो Z हो गया मिनिमम। भाई Z का फॉर्मूला क्या था? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें से आर में कुछ जुड़ रहा था, अब तो ये जुड़ने वाली चीज़ पूरी 0 ही हो गई, तो ये मिनिमम हो गया बिल्कुल। और ये मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गया। हाँ सर। यानी कि सर्किट में इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, लेकिन सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया, क्योंकि उन दोनों के रेजिस्टिव इफेक्ट खत्म हो गए और करंट अब प्योरली बिहेव कर रहा है किसकी तरह? क्या? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ. एंड हाँ, दिस सर। कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। हाँ सर। दिस कंडीशन इज नोन एज, रेजोनेंस। यानी कि रेजोनेंस वो कंडीशन है एलसीआर सर्किट की जिस समय Current maximum हो जाए. क्या क्या बोल रहे? Current maximum हो जाए. करंट मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, हाँ सर। ये सेकंड नोट पॉइंट समझ में आया? आया। Yes, sir. ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट था। अब थर्ड नोट पॉइंट, 12 हैं बस, ज़्यादा नहीं है। ये रेजोनेंस ग्राफ देखो, ये ग्राफ में बना रहा हूं करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। किसके बीच में? करंट और फ्रीक्वेंसी। करंट और रेजोनेंस। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट कर रहा हूं लेटर F0 से। तो जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस होती है उस वक्त पे करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, सर हाँ, क्या सर। बोला? जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस होती है तो करंट मैक्सिमम होता है। यस सर। आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कर दोगे तो करंट कम होने लगेगा। आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम करोगे तब भी करंट कम होगा। यानी कि अगर हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो एक्सएल एक्सी से कम हो जाएगा, तब भी ये करंट कम आएगा। और अगर आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो एक्सएल एक्सी से ज़्यादा आएगा और तब भी करंट कम होगा। लेकिन अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। यस सर। और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना मैक्सिमम होगा। जितना ज़्यादा होगा इन्वर्सली होगा। प्रोपोर्शनल है, उतना कम होगा करंट। ठीक है, क्या क्या सर? सर। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा। हाँ सर। तो अगर मैं 2 ग्राफ बनाऊं, एक नहीं 2, कितने ग्राफ बनाऊं?
2। और मैं तुमसे पूछूं कि दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों ग्राफ की, तो बताओ रेजिस्टेंस किसका कम होगा, ए ग्राफ का कि बी ग्राफ का? बिकॉज बी ग्राफ का करंट ज़्यादा है, ऊपर है ये, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ। किसका रेजिस्टेंस कम होगा? R1। R1 और अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। infinity not करंट defined। इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ। हाँ सर। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। तो कोटा का एक इंस्टीट्यूट है रेजोनेंस, उनका जो लोगो है वो यही है, ये ग्राफ ही है, वहाँ पे करंट इन्फिनिटी हो रहा है उनका। ग्वालियर में भी उसकी Yes। ब्रांच है रेजोनेंस। हाँ सर। वहाँ जूलॉजी दिनेश शर्मा पढ़ाते हैं, मेरे मौसी के लड़के ही हैं वो, सोनी गांव के। ठीक है, हाँ सर। तो इनका जो ग्राफ है इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब ये देखो, जितना ग्राफ ऊपर जा रहा है वो शार्प ग्राफ कहलाएगा। ये कैसा ग्राफ है? शार्प। और जितना ग्राफ नीचे आ रहा है वो Shape लिखा है सर फ्लैट आपने। ग्राफ कराएगा। क्या? शार्प की स्पेलिंग गलत है। हाँ वो जितना जल्दी ऊपर जा जल्दी। रहा है वो शार्प कहलाएगा, और जितना नीचे वो फ्लैट कहलाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो ग्राफ की शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। हाँ सर। क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटी फैक्टर। तो इसका डेरिवेशन अब सिलेबस से हट गया है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, बस इतना याद रखो। और इसका ये फॉर्मूला होता है। ये 3 फॉर्मूले याद रखो, जिसमें से मेन बस यही याद रखना है आपको, 1/√L/C। एक मिनट, जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना शार्प ग्राफ होगा। मोर इज द क्वालिटी फैक्टर, more is sharpness of graph। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा? आ गया। और क्वालिटी फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना शार्प होगा ग्राफ। ठीक है, यस सर। अब इस कंडीशन में एट रेजोनेंस पावर क्या हो जाएगी? एट रेजोनेंस पावर फैक्टर। केमिस्ट्री की तुम्हारी क्लास यार परेशान कर रखा केमिस्ट्री ने, खत्म करना है, आधे घंटे की बात और है। बाय ऐसे थोड़ा बाय हो जाओगे, रुक जाओ जरा एक मिनट, बात सुन लो। सर गया। cos फाई इक्वल्स टू क्या होता है? R/Z। यस और एट रेजोनेंस पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? और 1। पावर फैक्टर पूरे cos फाई को बोलते हैं। 1। ठीक है, यस सर। अब एवरेज पावर जो कंज्यूम्ड होती है, एवरेज पावर, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका डेरिवेशन हट गया है सिलेबस से। डेरिवेशन तो वैसे भी नहीं आने अब एक भी। एवरेज पावर का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? किसी भी सर्किट में जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है VRMS। याद करो, RMS मैंने कल बताया था तुम लोगों को, हाँ सर। IRMS cos फाई। और RMS का मतलब भी बता देता हूं मैं, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन √2।
मैक्सिमम करंट अपॉन हाँ √2 बताया था। हाँ सर। Yes, sir. यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, मैक्सिमम वोल्टेज इनटू मैक्सिमम करंट cos फाई अपॉन 2, हाँ सर बता। जिसमें कि cos फाई को कहते हैं हम पावर फैक्टर, अभी बताया 2 मिनट पहले। हाँ सर पावर फैक्टर। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ अगले पेज पे फॉर्मूला। अब फॉर कैपेसिटिव सर्किट, कौन सा सर्किट? कैपेसिटिव। फाई बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। Yes, sir. तो cos फाई कितना हो जाएगा? 0। तो एवरेज पावर हो जाएगी 0। और फॉर इंडक्टिव सर्किट, फाई फिर से 90। तो हमारे घरों में जो चॉक कॉइल होती है ट्यूबलाइट में, वो इंडक्टिव सर्किट होता है, तो इसी की वजह से वहाँ पे पावर लॉस नहीं होता ट्यूबलाइट में। तो ऐसा करंट जब पावर लॉस नहीं होता है, जो कि हमें कब मिल सकता है? जब हम कंडेंसर लगाएं या इंडक्टेंस, तो उस करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट कौन सा करंट होता है? फॉर विच द पावर लॉस इज 0। 0। ठीक है। यस सर। एक ऐसा करंट जिसके लिए पावर लॉस क्या हो जाए? 0, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉटलेस करंट। ठीक है। यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. अगर हम सिर्फ एक एल और सी सर्किट लगा दें, सपोज हमने एक सी सर्किट लगा दिया और एक एल सर्किट लगा दिया, ये सी है, और एक एल लगा दिया, और इसको पहले एक बैटरी से करंट दिया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, बस एक बार करंट दिया, बस सिर्फ एक बार करंट दिया इसको, तो ये चार्ज हो जाएगा पहले, हाँ सर। और फिर इसको Yes, sir. हटा दिया कनेक्शन को। तो करंट इसके अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस Capacitor. कैपेसिटर, वो कितनी होगी? कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला चैप्टर 2 में था, ये इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। अब ये जब हम इसको हटा देंगे तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो करना शुरू कर देगा अब, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर, यहाँ से पॉजिटिव इधर जाने लग जाएगा, और जब इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा तो इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर, ये कौन कितनी होगी एनर्जी? इसे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ये हमने ईएमआई चैप्टर में पढ़ा था। ये ठीक है, और ऐसा बार बार होगा, मतलब ये अपोजिट में चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, तो एनर्जी झूलती रहेगी, किसके बीच में? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फॉर्म के बीच में झूलती रहेगी, पेंडुलम की तरह। और अगर पेंडुलम की तरह झूम रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी वही होगी जो हम अभी पढ़ चुके हैं, 1/2π√LC, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं एलसी Yes. ऑसिलेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? एलसी ऑसिलेशन। समझ में आ रही बात? सर एक और बार बताना सर। मैंने इसको यहाँ से चार्ज किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हो गई, हाँ फिर ये अपने आप ही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा ऐसे हाँ में, तो ये इसके अक्रॉस मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाँ। आ जाएगी।
तो इलेक्ट्रिकल हाँ एनर्जी और सर। मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में एनर्जी झूलती रहेगी, जैसे पेंडुलम झूलता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। या टॉपिक सिलेबस से हट गया है, बस इतनी 2-3 बातें याद रखो बस। नहीं हटा सर। जब मैं कह रहा हूँ हट गया है, तुमने जो टॉपिक पढ़ा है वो एलसी ऑसिलेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है जो लिखा है उसमें। असली एलसी ऑसिलेशन बहुत बड़ा हुआ करता था पहले, अब वो डू यू नो में चला गया। तुम्हें पता है, मुझे पता है। आपको पता है। फिर मैंने तो खैर बता दिया, अपना धर्म निभा दिया मैंने, धर्म। ठीक है। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। अब ये वाला जो तुमने ग्राफ अभी देखा है, ये देखा ना? रेजोनेंस। इसमें मैंने बहुत सारे हाँ ग्राफ सर, एक साथ बना दिए, एक अलग से वाला ग्राफ भी बना देता हूँ। कोई बात नहीं सर, इंसान हो आप। हाँ तो क्या कर दिया? ऐसा मैंने क्या कर दिया? इंसान हूँ, मैंने कोई गलती तो ना कर दी है। हाँ वही तो कह रहा हूँ सर। नहीं तो इंसान हूँ तो इंसान से गलती होती है वाला डायलॉग नहीं मारना, मैंने कोई गलती थोड़ा करी है। मैं तो बस बना एक सर डायग्राम और बना रहा हूँ एक्स्ट्रा। यस सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। यस Yes, सर। sir. अब सुनो, ट्रांसफॉर्मर, ये एक टॉपिक और देखना पड़ेगा अलग से। सर आप तो कह रहे थे 12 पॉइंट नोट पॉइंट। 12 से बोलते हैं तो 8 तक अपन लोग पढ़ लेते हैं, फिर 4 में दिक्कत लगती है अपन को, तो इसलिए मैंने 8 ही रखे। फिर ऐसे कोई काउंट करके थोड़ा वाह। बोल लेते हैं, सारे हाँ पॉइंट सर। होंगे। यस सर यस। तो ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो कि वोल्टेज चेंज कर देता है। लास्ट टॉपिक है ये। ट्रांसफार्मर क्या कर देता है? वोल्टेज चेंज कर या देता है। 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा देगा, स्टेप डाउन वोल्टेज को कम कर देगा। हाँ सर। तो ट्रांसफार्मर में ऐसे 2 कॉइल्स होती हैं, एक के ऊपर एक गुथी होती है, गुथी ऐसे। हम शो ऐसे दूर दूर करते हैं लेकिन गुथी होती हैं वो, शो ऐसे कर देते हैं। ठीक है। हाँ जिसमें सर। करंट फ्लो कराते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, जिसमें लोड लगा है, मतलब जिसमें कोई कनेक्शन वनेक्शन है, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है। हाँ सर। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? इंक्रीजेज And the three go. और 2 अलग अलग होते हैं, एंड नहीं आएगा, और डिक्रीजेज वोल्टेज। ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन। यस सर। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले नंबर पे आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि जब जब इसमें फ्लक्स में चेंज होता है तभी इसमें एसी करंट लेते हैं। डीसी में तो फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद। हाँ सर। तो जब जब इसमें फ्लक्स में चेंज होता है, इसके संग एसोसिएटेड कॉइल में भी फ्लक्स में चेंज होता है, तो उसमें भी करंट आ जाता है। तो बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि उसके ऊपर बेस्ड है ये।
चलेगा। और हम ये मान के चलते हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑल्सो। मेन तो वही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो प्राइमरी में पावर होगी वही सेकेंडरी में हो जाएगी, हाँ सर। क्योंकि एनर्जी दोनों में सेम, और एनर्जी इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, तो पावर इक्वल्स टू पावर दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, वी। हाँ सर। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस। हाँ सर, IAS। ये समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। सो वी एस अपॉन वहाँ वी पे पी इक्वल्स टू सर। क्या हो जाएगा, आई पी अपॉन आई एस। सर पीछे जाना सर। यस सर। सर यहाँ पे कुछ IS होगा ना यहाँ सर? कहाँ? BS के बाजू में। वो आई एस होगा यहाँ पे सर। सेकेंडरी के लिए। हाँ, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर। अब बाय फेराडेज सेकेंड लॉ, d∅dt। फर्स्ट के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो हो जाएगा माइनस एन डी फाई ओवर डी टी माइनस एन वन, या प्राइमरी के लिए लिख लो पी एन पी, और सेकेंडरी के लिए हो जाएगा ई एस इक्वल्स टू माइनस एन एस डी फाई ओवर डी टी। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो दोनों में सेम ही मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि 100% कपलिंग है, कपलिंग 100% है, दोनों गुथे हुए हैं एक दूसरे में। सर एक बात बतानी है। हम्म, सर रीजॉइन कर लो। हाँ रीजॉइन कर लो, चलो। दिख रहा है ना? हाँ सर। तो हमने तो ये माना है 100% कपल्ड है, कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, कोई फ्लक्स लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी हाँ कैंसिल सर, हो d∅ जाएगा। तो ई पी अपॉन ई एस इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस हो जाएगा। हाँ सर। हो जाएगा ऑल्सो किरचॉफ्स लॉ से जो अप्लाइड वोल्टेज होता है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उनका सम जीरो होता है। हाँ। जितने भी वोल्टेज होते हैं एक सर्किट में उनका सम जीरो होता है। यस सर। यस सर। तो वी एस अपॉन वी पी कितना हो जाएगा, यहाँ से ई एस अपॉन ई पी हो जाएगा। यस सर। इसको इधर ले आ लो, माइनस में और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करके लिखो तो। हाँ सर। तो Yes, sir. एट द लास्ट जो निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला, वो अपन बात करते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। एन एस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एन पी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस इक्वल्स टू के। और इस के को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। के को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, किसके लिए? स्टेप अप, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज बढ़ा देने वाला ट्रांसफार्मर। प्राइमरी हाँ। में कम था वोल्टेज, बाद में बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर हाँ। वोल्टेज बढ़ रहा है, वीएस अगर वीपी से ज़्यादा है, ये वाली चीज़ अगर ज़्यादा है, तो के की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा होगी ना। हाँ। और अगर वीएस की वैल्यू ज़्यादा है तो ईएस ईपी से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जब इस ट्रांसफार्मर को बनाते हैं तो कुछ नहीं करते, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देते हैं हम लोग। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर देते हैं। ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन करंट सेकेंडरी में कम हो जाता है। वोल्टेज बढ़ जाता है पर करंट सेकेंडरी में कम हो जाता है, कम हो जाए। ठीक है। Yes, sir. ओके। यस सर। और स्टेप डाउन में इसका उल्टा हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर। के की वैल्यू लेस देन 1 होगी। हाँ सर। प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा, सेकेंडरी में कम हो गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा रखते हैं इसमें, ठीक है। पर इसमें सेकेंडरी में करंट बढ़ जाता है, ओके। तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके। यस सर। लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर हो- से होती ही है। कोई भी ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं होता, 30 से 40% ही होता है एफिशिएंट बस। तो कहाँ कहाँ से एनर्जी निकलती है? तो पहली एनर्जी की लॉस कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। क्या लॉस कहलाती है? कुछ ना कुछ फ्लक्स लॉस होता है, ठीक है। तो फ्लक्स लॉस ना हो इसलिए यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं हम लोग, क्योंकि सॉफ्ट आयरन ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। To reducing this, we use सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। यस सर। दूसरा लॉस Chapter कहलाता है हिस्ट्रेसिस लॉसेस। बार बार कोई चीज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो जाती है तो मैग्नेटिक एनर्जी लॉस होती है। भाई एक डायरेक्शन में करंट फ्लो किया, चीज मैग्नेटाइज हो गई, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज कर ली तो डीमैग्नेटाइज हो गया, तो मैग्नेटिक एनर्जी लॉस होती है। उससे क्या होती है? लॉस। लेकिन इसको फिर से कौन बचाता है? सॉफ्ट आयरन। वो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी कम होती है, ठीक है। यस सर। थर्ड होता है आयरन लॉस। यस सर। आयरन लॉस नहीं, कॉपर लॉस। तो ट्रांसफार्मर के जो वायर्स बने होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, उनमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, तो ये हीट लॉस है और कुछ नहीं है। क्या है ये? करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस्ड होगी ना, Yes, sir. तो हीट लॉस को मिनिमम करने के लिए रेजिस्टेंस मिनिमम कर लेते हैं। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए, ओम्स लॉ, वहाँ पढ़ा था हमने। तो आर को मिनिमम करने के लिए, रेजिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम कर लेते हैं, यानी कि थिक वायर लेते हैं। तो तुमने ट्रांसफार्मर के वायर देखे होंगे, काफ़ी थिक होते हैं, उससे लॉस ऑफ एनर्जी, हीट लॉस कम होता है। पतला वायर तो गर्म होकर निबट जाएगा, थिक वायर लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. और ट्रांसफार्मर के अंदर एक तेल डाल के रखते हैं जिससे कि
हीट एब्जॉर्ब भी होती रहती है ट्रांसफार्मर की। ओके लेकिन Yes, तुम sir. कुछ भी कर लो एनर्जी तो लॉस होगी। उसमें आवाज आती थी ना ट्रांसफार्मर में, हमिंग नॉइज, तो उससे भी लॉस होती है एनर्जी। वो एटम के वाइब्रेशन की वजह से आएगी आवाज, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते रिड्यूस। तो दैट्स द खत्म एंड चैप्टर। ऑफ एसी चैप्टर। कुछ समझ में आया? हाँ सर आ गया। कुछ एक आध बात रह गई होगी भूल चूक, तो मैं कभी भी कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं सर रह गया। कितने पेज में बना? 43 पेज में। अच्छा पढ़ा तुम लोगों ने आज, अच्छा गेम खेला आज। कौन सा? समझ में आया यहाँ तक क्या क्या पढ़ गए अपन इतनी देर में? हाँ सर 8 नोट पॉइंट, फिर पढ़े हम कैपेसिटेंस हो गया था, तो रेजिस्टेंस, अब अपन इंडक्ट, लोग बस एक वीडियो भेजना है, 2 वीडियो भेजने, एक बायो का भेजना है, एक वो वाला वीडियो भेजना है। कौन सा वाला? कपल। टॉर्क वाला। हाँ सर टॉर्क कपल। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सर वो बना कपल। के भेजना है। एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर सिलेबस। अब अपन न्यूमेरिकल करेंगे और ऑब्जेक्टिव करेंगे, और उस दौरान जो भी थ्योरी में दिक्कत आएगी वहाँ समझ लिया करेंगे। पहले चैप्टर के यस सर। फॉर्मूले लिखा करेंगे, क्वेश्चंस किया करेंगे, जो भी दिक्कत आएगी वहाँ पे समझ लिया करेंगे। मान लो आपसे कोई यस न्यूमेरिकल सर। नहीं बना, मान हाँ लो सर नहीं नहीं बना। बना, तो मैं उसी तरीके 5-6 न्यूमेरिकल कराया करूँगा, 5, 6, 10, 15, जब तक वो वाले न्यूमेरिकल आपसे बन ना जाए। Yes, sir. कैसे नहीं बनेगा? और शुरुआत करेंगे इन्हीं चैप्टरों से, लास्ट के चैप्टरों से, इसी 7 से ही करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट से। नो सर, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से अरे करो। फर्स्ट से तो हमेशा करते हैं अपन। सर कहाँ किए हैं? सिर्फ बुक ही तो किए थे, उसके बाद कहाँ तो किया था? ऑल्टरनेटिंग करंट के अपन ने एक भी नहीं किया ना, तो याद हो जाएंगे। अभी अभी फॉर्मूले पढ़े इसलिए कह रहा था। मुझे कुछ नहीं, मैं तो कहीं से भी करा दूंगा। कहाँ से कराने? सर फर्स्ट ही ठीक है। सर बीच में थे सर। ऐसे करते हैं, पहले Yes, फर्स्ट, sir. फिर Yes, sir. 7th, फिर 2nd, फिर 6th। हाँ सर। Yes, sir. एक आगे एक पीछे से। ये सर बहुत कर रहा है सर, आगे पीछे आगे पीछे। तुम ना सुनो बात मेरी जो मैं बता रहा हूँ। ऑल्टरनेटिंग करंट ये हो गया अपना, और ये फेजर हो गया अपना, ये हो गया। मज़ा आ गया आज तो, आज तो मज़ा ही आ गया। आज तुम लोगों ने सही मायने में फिजिक्स